डाटाबेसेस के बारे में, ठीक है। डाटाबेसेस बेसिकली इसमें हम बेसिकली ये सब चीज़ें ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो आपको किसी भी डाटाबेस को पढ़ने के लिए या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, वो आपको पता होना ज़रूरी है एज अ बैकएंड डेवलपर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि आगे जब आप कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, कुछ भी कहीं चीज़ पढ़ते हो, डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हो, तो उसमें ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो आज हम डाटाबेसेस स्टार्ट करेंगे। ये हाई लेवल क्लास रहेगी, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाटाबेस की ज़रूरत, डाटाबेस होता क्या है, ठीक है। डाटाबेस एक तरह का ऐसी स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो और इससे पहले हम समझते हैं कि हमें डाटाबेस की पहले ज़रूरत है ही क्यों। क्योंकि देखो, हमको ऑब्वियसली कहीं ऐसी जगह तो चाहिए ना कि हम सबसे पहले कहीं भी कुछ भी कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें चीज़ों की स्टेट्स जो हैं, कि जैसे कि मान लो कोई सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप में किसी भी पोस्ट का लाइक का काउंट, ठीक है, कितने शेयर्स हुए हैं उस पर, ठीक है, कितने किसी यूज़र के फॉलोअर से फॉलोइंग है, ठीक है, इन सब के काउंट को कहीं स्टोर करना है। किसी यूज़र का कोई डाटा है स्पेसिफिक कि इसने कौन कौन से पोस्ट अभी पोस्ट किए हैं, ठीक है, कौन कौन सी उसकी किसी स्पेसिफिक वीडियो या पोस्ट का कैप्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमें किसी न किसी डाटाबेस में तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा इसलिए है ताकि हम उसको लंबे समय तक परसिस्ट करके रखें, ठीक है, ताकि हम उसको जब भी चाहें तब उसको रिट्रीव करें। क्योंकि तुम्हें पता है जब भी हम कोई सर्वर बनाते हैं, अब कोई भी डाटा हम सर्वर पे नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ऑब्वियसली वो वॉलेटाइल होता है। जब भी वो रीबूट होगा तो उसकी जितनी भी मेमोरी है वो सब उड़ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो at the most basic level, database is a tool for saving information so it does not disappear. दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस। आप अब कहीं भी वर्ड परसिस्टेंस आएगा, उसका मतलब ये है जो लंबे समय तक डाटा स्टोर कर रखे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि तुमने किसी सोशल मीडिया ऐप पे किसी को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा फॉलोइंग काउंट बढ़ जाता है ना, ऑब्वियसली। किसी यूज़र ने तुमको फॉलो करा तो तुम्हारा फॉलोअर काउंट ऑब्वियसली बढ़ जाता है, और तुमको तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा उस सर्विस के डाटाबेस में जाकर भी स्टोर होती है, ठीक है। ठीक है, चलो। और इसमें किसी भी डाटाबेस में फंडामेंटली 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, वो है क्रूड। अब क्रूड ऑपरेशंस होते क्या हैं? तो अगर इसको मैं समझाऊं तो सबसे पहला सी से क्रिएट, ठीक है, फिर आर से रीड, फिर यू से अपडेट, फिर डी से डिलीट, ठीक है। ये 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं जो किसी भी डाटाबेस में होते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि डाटाबेस होता तो है, अब कितने तरह का डाटाबेस होता है और हम एक्चुअल में डाटा स्टोर कहाँ करके रखते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जो तुम्हें पता ही होगा। पहला डिस्क और दूसरा रैम, ठीक है। तो ये डिस्क क्या होता है? बेसिकली डिस्क का एग्जांपल तुम मान सकते हो जैसे कि एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है। रैम का तुम मान सकते हो कि किसी भी टिपिकल आजकल के कम लैपटॉप्स में 8 से 16 जीबी की रैम होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी की, मान लो इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, ठीक है, किसी भी जनरेशन की, ठीक है। रैम क्या होती है? बेसिकली रैम एक तरह का कंप्यूटर होता है जिसमें काफ़ी सारे रजिस्टर्स और कैश, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ भी प्रोसेस फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो रैम को हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। और डिस्क को हम बोलते हैं
ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत बेसिक, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। तो इसमें अब जैसे कि तुम्हें ये भी पता होगा कि जो रैम होती है एक्चुअल में, जो रैम होती है वो ऑब्वियसली महंगी होती है। अब तुम ये देखो, तुम जितने की 16 GB की रैम खरीदोगे, ठीक है, 16 GB की जो रैम खरीदोगे, वो उतने में तुम पता नहीं कितनी 512 GB की SSD खरीद लोगे। समझ रहे हो? अब मान लो एक रैम है 10,000 की, अभी के लिए मान लो एक रैम 10,000 की मिल रही है तुम्हें 16 GB की, तुम 512 GB की SSD 2,500 से 3,000 में या फिर 2,000 में खरीद सकते हो। तो उसमें तुम्हारी चार रैम, मतलब एक रैम की कॉस्ट में तुम्हारी 4 SSD आ जाएगी। समझ रहे हो कितना मतलब प्राइस डिफरेंस है? और इन दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। रैम जो है, रैम मेन मेमोरी जो है, ये इसमें इसको ना हम बेसिकली कैशिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। डाटा हम इसमें भी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे रिबूट होगा इसका जितना भी प्रोसेसिंग डाटा होगा, जो भी इसकी मेमोरी में स्टोर होगा, वो सब उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं होता, डिस्क में वो परमानेंटली स्टोर होके रखता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वो स्टोर करके रखता है। और इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि डिस्क थोड़ा सस्ता है और रैम थोड़ा महंगा है, लेकिन और डिस्क जो है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन रैम बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अभी के लिए तुम एक थंब रूल समझ सकते हो कि कैशिंग हम जब भी करते हैं ना, जब कैशिंग करते हैं तो हम वो उसका कैशिंग का जितना भी डाटा होता है वो हम कोशिश करते हैं कि रैम में स्टोर करें, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई भी दूसरा डाटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, ऐसा डाटाबेस किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो हम उसको डिस्क में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि कैशिंग में ऑब्वियसली हमें क्या बोलते हैं, स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि हम कैशिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि हमको लेटेंसी कम करनी रहती है ऑब्वियसली। तो उस केस में हमें स्पीड चाहिए, और स्पीड क्या है, हमें सिर्फ रैम प्रोवाइड करवा सकती है। और डाटाबेस में ये है कि हमको जो है परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी चाहिए, कि हम कोई भी डाटाबेस लूज़ ना करें, हमारी रिलायबिलिटी बनी रहे, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहे, और हम कुछ भी लूज़ ना करें टाइम के साथ, ठीक है, सब हर चीज़ परसिस्ट करके रखें। तो उस यूज़ केस के हिसाब से डाटाबेस में डिस्क यूज़ होती है, ठीक है। ओके। तो अब ये अब हम डाटा स्टोर कैसे करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब हम किसी भी डाटाबेस में स्टोर कैसे करके रखते हैं कोई भी डाटा, तो हम उसको टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, या फिर हम उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली टेबल, तुम्हें पता है टेबल क्या क्या होती है। टेबल इज़ अ फॉर्म ऑफ, मतलब रोज और कॉलम से मिलकर एक टेबल बनी रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक मिनट दिखा। हाँ देखो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये सब वर्टिकल ये है। वर्टिकली जब हम इसको देखेंगे तो वो एक तरह से कॉलम होगी, ठीक है। जब तुम एक सेल पे खड़े रहोगे और उसको वर्टिकली देखोगे तो वो कॉलम होती है बेसिकली, और अगर उसको तुम हॉरिजॉन्टली देखोगे तो वो एक बेसिकली रो होती है, ठीक है। इतना समझ गए? अब हम जब भी डाटा स्टोर करके रखते हैं वो टेबल्स की फॉर्म में करके स्टोर करके रखते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स की टेबल्स की फॉर्म में कहाँ स्टोर करके रखते हैं, ये एसक्यूएल डाटाबेसेस में अभी आगे हम पढ़ेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि तुम फाइल सिस्टम समझते हो कि तुम्हारे जैसे तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैसे फाइल स्टोर करके रखता है, पता है ना, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कि पहले तुम एक फोल्डर होता है, मान लो कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो सी ड्राइव का एक फोल्डर होगा, तो उसके अंदर कुछ फाइल्स होंगी, जैसे मान लो यूज़र्स है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे नाम से एक फ़ोल्डर होगा, फिर उसके अंदर डाउनलोड्स होगा, अलग अलग फाइल और फोल्डर होता है, ठीक है। वैसे ही डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होकर रखता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में किस
डाटाबेस में स्टोर होके होके रखता है, ये नो एसक्यूएल डाटाबेसेस में स्टोर होके रखता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अगर हमको डाटा स्टोर करना ही है तो हम टेबल्स और डॉक्यूमेंट्स की जगह किसी प्लेन टेक्स्ट फाइल में क्यों नहीं स्टोर करके रखते, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये आ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि पुराने टाइम में हमने टेक्स्ट फाइल्स को यूज़ करके हमने डाटा स्टोर करा था, लेकिन उसमें दिक्कतें हैं कुछ कुछ, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहला है कि पार्सिंग जो होती है, पार्सिंग जो है, पार्सिंग इज डिफ़िकल्ट, ठीक है। और पार्सिंग बेसिकली होता क्या है, तो अब तुम मान लो कोई भी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। उस टेक्स्ट फाइल में काफ़ी सारा डाटा स्टोर हुआ होगा, ठीक है, काफ़ी अलग अलग लाइंस में, ठीक है। तो अब उस डाटा में से अब तुमको मान लो तुमको ना एक काम दिया गया कि इस डाटा में से ना कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ कर लाओ, ठीक है। तुम्हें ढूंढना है, जैसे कि मान लो मैं एक ना स्टूडेंट का डाटा है, एक फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें ना स्टूडेंट का डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है। अब उसमें 1000 एंट्रीज है स्टूडेंट की, ठीक है। 1000 एंट्रीज है स्टूडेंट की, और अब उस 1000 एंट्रीज में से तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का के नाम से कुछ डाटा ढूंढना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे अब, सबसे पहले जाओगे, तुम सबसे पहले जाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो वो है, जो भी फाइल है, हैं, उस फाइल को, एंटायर फाइल को रीड करोगे, एंटायर फाइल को रीड करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, एंटायर फाइल को जैसे ही रीड कर लोगे उसको फिर लाइन बाय लाइन जाओगे, या फिर एंटायर फाइल को ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन रीड करोगे, ठीक है। एंटायर फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करोगे। अब उसमें उस फाइल में तुमको कुछ स्पेसिफिक डाटा स्टोर करके रखना पड़ेगा और रखा हुआ होगा। तो अब उस डाटा को ढूंढने के लिए ऐसा तुम्हें कुछ सबसे पहले बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक यूज़र, मतलब एक डाटा के बाद, मतलब जैसे कि मान लो अब तक हम जेसॉन में कुछ भी डिफाइन करते थे ना डाटा, हम अभी तक हम जेसॉन में कुछ भी डाटा डिफाइन करते थे, जैसे कि मान लो स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया। तो अब तक हम इसकी जो बाउंड्रीज थी वो क्या थी, ये ब्रेसेस थे, इसकी बाउंड्रीज समझ रहे हो, इसकी बाउंड्रीज थी ब्रेसेस। तो अब तुम जैसे ही इस एंटायर फाइल को रीड करोगे लाइन बाय लाइन, तो अब तुम्हारा एक काम ना और बढ़ जाएगा कि भाई जाओ और हर डाटा को मतलब देखो कि आईडी, नाम और रोल नंबर, ये से तुम डाटा को पार्टीशन कर सको, ठीक है। मतलब अब तुम्हें 1000 मान लो, जैसे कि मान लो 1000 1000 एंट्रीज है ना। अब तुम 1000 एंट्रीज को तुम्हें जाना पड़ेगा और हर एक एंट्री को सेपरेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो उसको। इस 1000 डाटा जो एक जगह एक्यूमुलेटेड है, इसको 1000 एंट्रीज में बांटना पड़ेगा, मतलब 1000 पीसीस में बांटना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इस 1000 पीसीस से जब बांट लोगे तुम, तब तुम एक्चुअल में यहाँ पे जो भी तुमको नाम दिया होगा या रोल नंबर दिया होगा, ठीक है, या आईडी दी होगी, इसकी मदद से तुम अब उसको वो स्पेसिफिक डाटा ढूंढ पाओगे, समझ रहे हो। अब तुम ही सोचो कि कितना, मतलब इस अगर टेक्स्ट फाइल में हम स्टोर करके रखें तो कितना सारा काम हमें करना है कि सबसे पहले जाएंगे हम फाइल, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली टेक्स्ट फाइल है तो वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो सकता है कि डाटा स्टोर ना हो, क्योंकि मतलब उसमें कोई एल्गोरिथम तो होती नहीं है, ठीक है। उसमें कोई एल्गोरिथम या फिर कोई वे तो होता नहीं है कि टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि वो उस यूज़ केस के लिए बना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो उसमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, एंटायर फाइल को रीड करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, और फिर वहाँ पे जाके जो भी जितनी भी एंट्रीज है उसको उतने हिस्सों में बांटना पड़ेगा, कि ताकि हम थोड़ा देख पाएँ कि एक्चुअल में किसका कितना डाटा कहाँ पर प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो
और जैसे ही तुम उसको 1000 स्टूडेंट के डाटा को 1000 पीसेस में बांट दोगे, समझ रहे हो, मतलब 1000 एंट्रीज हैं यहाँ पे। अब 1000 एंट्रीज जो है एक ही जगह स्टोर्ड है, ठीक है। अब वहाँ पे जाओगे तुम ऐसे, मतलब तुम्हें क्या काम करना है कि ये जो डाटा इतना सारा एक जगह पे फैला हुआ है, सॉरी रखा हुआ है, अब उसको तुम जाके इस फॉर्मेट में रखो, इस फॉर्मेट में करो, समझ रहे हो, इस फॉर्मेट में करो ताकि तुमको प्रोसेसिंग में आसानी हो, समझ रहे हो। तो उसके बाद जाके तुम ढूंढोगे, मतलब कितना सारा काम है। तो एक पार्सिंग जो है ना, मतलब एक नाइटमेयर है जब तुमको टेक्स्ट फाइल से कोई भी डाटा रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अगर तुम मानो, इसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट से बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें तुम पहले से ही कुछ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से तुम ना कुछ एल्गोरिथम्स डिफाइन कर सकते हो जो तुम्हारे बदले जाए, मतलब तुम कुछ चीज़ फाइंड करने जाओ उससे पहले ये एल्गोरिथम रन करे, और जितना काम तुमने अब तक करा है कि डाटा लाइन बाय लाइन रीड करा, फिर उसको सेपरेट करा, ठीक है, फिर उसको ऐसे फॉर्मेट में करा जो डाटा प्रोसेस कर सको तुम, ठीक है, मतलब एक प्रोसेसेबल डाटा बनाया, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम तुम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में की मदद से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो एक ये दिक्कत है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि एक टेक्स्ट फाइल में ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी रूल नहीं होता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली टेक्स्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे जाओ तुम कुछ भी, या तो अल्फ़ाबेट्स टाइप करो, या नंबर टाइप करो, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करो, वो सब एज अ टेक्स्ट ही काउंट होता है, समझ रहे हो। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुम नंबर लिख रहे हो तो वो एक अलग अलग तरह का टाइप हो गया, या फिर टेक्स्ट लिख रहे हो तो अलग तरह का टाइप हो गया, या फिर स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हो तो अलग तरह से उसको देखा जाए, नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई भी प्री डिफाइंड रूल नहीं है एक टेक्स्ट फाइल की में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इससे पता, इससे इंटीग्रिटी इशू हो सकता है, मतलब डाटा इंटीग्रिटी इशू हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो मैं कल को कुछ डाटा ना स्टोर करना चाहता हूँ अपने, मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा मैं अपने एक एप्लीकेशन बनाए और उसमें ना मैं यूज़र की जो एज है वो लिखना चाहता हूँ, और एज किसी की भी हमेशा नंबर होती है, ठीक है, एज किसी की भी हमेशा नंबर होती है। तो अब मैंने टेक्स्ट फाइल के ज़रिए अपना डाटाबेस इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, चलो कर दिया। अब कल को कोई यूज़र आया, कोई शैतान यूज़र आया, अब वो चाहता है अपना, वो ना ये वल्नरेबिलिटी जानता है मेरे सिस्टम की। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जाएगा और ये नंबर की जगह ना वो लिख देगा, या तो 25 लिख देगा ऐसे टेक्स्ट में। अब क्योंकि मेरी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें कोई डाटा टाइप का या डिफाइन करने की कोई वो ही नहीं है, मतलब वो चेक ही नहीं करता, समझ रहे हो, कोई रूल है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट फाइल इसको डाटा टेक्स्ट फाइल जो मैं डाटाबेस की तरह यूज़ कर रहा हूँ वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, समझ रहे हो, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया, समझ रहे हो, क्योंकि मान लो अब मेरे को इन फ्यूचर मेरे को इसको इस स्पेसिफिक यूज़र को जो भी यूज़र है उसको मेरे को कोई ऐड दिखानी है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं कुछ एप्लीकेशन बनाता हूँ तो प्रॉफिट के लिए बनाऊँगा, तो अब मेरे को इसकी एज के हिसाब से उसको ना ऐप के अंदर कोई ए ऐड दिखानी है। तो मैं इसकी जैसी ऐड लेने जाऊँगा, मतलब ऐड फेच करूँगा डाटाबेस से, तो वो दिखाएगा 25, समझ रहे हो, वो दिखाएगा 25। लेकिन मैं बोलूँगा यार ये तो नंबर है ही नहीं, ये तो टेक्स्ट है, और मैं एक नंबर को एक टेक्स्ट को एक नंबर की तरह कैसे कंपेयर कर लूँ, समझ रहे हो। तो वहाँ पे जाके मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, एरर आने लगेगा, समझ रहे हो, फिर वहाँ पे वो चीज़ काम करेगी ही नहीं। तो इसलिए हम टेक्स्ट फाइल को कभी भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। और तीसरा एक चीज़ और होती है, कंकरेंसी। कंकरेंसी एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटाबेसिस का, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आगे भी काम आएगा।
तो कंकरेंसी सबसे पहले होती क्या है, ठीक है। कंकरेंसी होती है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन के आइडिया से समझते हैं, ठीक है। जब भी एक एक मान लो तुम्हारे पास ना अकाउंट है, ठीक है। तुम ना तुम एक यूज़र ए, सबसे पहले एक यूज़र है, ठीक है। एक यूज़र ए है, ठीक है। एक यूज़र बी है, एक यूज़र सी है, ठीक है। अब मान लो यूज़र या फिर इसको मैं कैसे समझूँ, एक मिनट। या फिर अभी मानो कि कोई भी ना एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम ना कुछ कोई भी वैल्यू अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, ठीक है। इसका मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूँ कि एक मिनट रुको। हम्म, कोई भी वीडियो गेम है, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी वीडियो गेम है, ठीक है। अब वीडियो गेम में क्या हो रहा है, यहाँ पे वीडियो गेम में ना स्कोर स्टोर हो रहा है, ठीक है। वीडियो गेम में इसमें स्कोर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इसका स्कोर है अभी मान लो 40, ठीक है। इसका स्कोर है 40। अब यूज़र ए और यूज़र बी ना वो एज अ टीम खेल रहे हैं, ठीक है। अभी करंट जो है करंट जो है इस गेम का स्कोर है वो चल रहा है 40। यूज़र ए और यूज़र बी एक एज अ टीम खेल रहे हैं, ठीक है। अब यूज़र ए ने कुछ एक्शन परफॉर्म करा। अब यूज़र ए ने कोई एक्शन परफॉर्म करा और उसने ना वीडियो गेम का स्कोर जो है बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? बाय +20 बढ़ा दिया, ठीक है। बाय +20 बढ़ा दिया, ठीक है। चलो, तो अब कितना हो गया इसका फाइनल? इसका फाइनल हो गया 60, ठीक है। अब उसी समय मतलब एक मिनट और जैसे ही इसका 60 हुआ, जैसे ही इसका 60 हुआ, तो ये इसके कुछ मिली सेकंड बाद ही यूज़र बी आया और यूज़र बी ने क्या करा? यूज़र बी ने ना इस गेम के स्कोर को, जो अभी कितना है 40 है, मतलब यूज़र बी को भी दिख रहा है अभी 40 है, क्योंकि तुम देखो अभी ये जितना भी हो रहा है वो वीडियो गेम के इंस्टेंस के अंदर हो रहा है, समझ रहे हो, लोकली हो रहा है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये जितना भी हो रहा है वो लोकली काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है ना ये जो 60 वैल्यू है, ये जो 60 वैल्यू है वो अभी तक डाटाबेस के पास नहीं पहुंचा है डाटा, समझ रहे हो। और अगर वो डाटाबेस के पास नहीं पहुंचा होगा तो यूज़र बी के एंड पे तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। यूज़र बी के एंड पे ये डाटा रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो यूज़र बी को तो अभी 40 ही दिख रहा है, समझ रहे हो। यूज़र बी को अभी 40 ही दिख रहा है, तो वो तो सोचिएगा कि भाई 40 है और ठीक है चलो। और तो ना, और अब यूज़र बी ने कुछ गलती कर दी, यूज़र बी ने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से इनका जो स्कोर है वो है -20, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा 40। और इन सब के बाद ना, इन सब के बाद जो है यूज़र बी का एक सक्सेसफुल हो गया और यूज़र बी का सॉरी, ये अभी तो इसको 40 दिख रहा था, 40 -20 20, ठीक है। अब क्या हुआ, इन सब के बाद ना इन दोनों ने एक साथ ही अपनी रिक्वेस्ट भेजी, मतलब इसने और इसने सेव की रिक्वेस्ट जो है, मतलब सेव करने की रिक्वेस्ट डाटाबेस के अंदर वो एक साथ भेजी, ठीक है।
अब वो किसी कारण के की वजह से जो यूज़र बी ने रिक्वेस्ट भेजी थी ना 20 सेव करने के लिए, वो 20 सेव हो गया, ठीक है, डाटाबेस में। और ये जो यूज़र ए ने स्टोर करने के लिए भेजी थी रिक्वेस्ट, वो किसी कारणवश फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि 36 चीज़ें होती हैं कि रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में आई है, ठीक है, कब कौन सी साइकिल बिजी है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, तो इसमें कंकरेंसी इशू आ गया। इसमें कंकरेंसी इशू क्या आया, अब तुम देखो कि अब यहाँ पे जो फाइनल स्कोर जो डाटाबेस में स्टोर हुआ, जो अब दोनों को दिखेगा, अब ये वाला जो स्कोर जो है वो दोनों को दिखेगा। अब ये वाला स्कोर दोनों को 20-20 दिख रहा है, तो यूज़र भी तो खुश है कि भाई मैंने जो करा मेरा वही हुआ। लेकिन यूज़र ए का दिमाग पकड़ाया कि भाई अभी तो मैंने स्कोर में, सॉरी, गेम में अच्छे करा और उसका +20 स्कोर जाना चाहिए, ये -20 कैसे चला गया। अब यूज़र ए परेशान हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी प्रॉब्लम को हम कंकरेंसी इशू बोलते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कंकरेंसी इशू बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, रेस कंडीशन बोलते हैं। ये रेस कंडीशन क्या होती है, जब कोई भी एक रिसोर्स को दो जने यूज़ करना चाहें, ठीक है, जब भी एक रिसोर्स को दो जने यूज़ करना चाहें, ठीक है, और जब भी एक एक चीज़ को दो जने यूज़ करना चाहें और वो चीज़ वो पर्टिकुलर रिसोर्स किसी एक जने के रिसोर्स को कंप्लीटली नेगलेक्ट कर दे, ठीक है, ठीक है, कोई, जब भी हम किसी एक, मतलब यहाँ पे देखो, वीडियो गेम का जो रिसोर्स था हम उसको एक्सेस करना चाहते थे, उसमें अपडेशन करना चाहते थे, और यूज़र ए और यूज़र बी ने तो दोनों ने रिक्वेस्ट भेजी, पर यूज़र ए का जो रिक्वेस्ट है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया, कम्प्लीटली डिनाई हो गया। तो ऐसे कंडीशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं, समझ गए, ऐसे कंडीशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं। चलो इसको एक बार थोड़ा दोबारा से समझाते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले दो जने हैं, ठीक है, दो जने हैं, दो जने हैं, एक यूज़र ए है और एक यूज़र बी है। ये एक टीम बनाकर एक वीडियो गेम में खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, यूज़र वीडियो गेम का जो करंट स्कोर है वो 40 चल रहा है, ठीक है। अब यूज़र ए ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे इनका जो गेम का स्कोर है वो +20 होना चाहिए, ठीक है, चलो इनका +20 हो गया, ठीक है। अब ये जो, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब देखो, तुम ही देखो, सबसे पहले जब भी तुम कुछ गेम खेलोगे तो वो पहले तुम्हारे यूज़र इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी इंस्टेंटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाटाबेस तक भी वो रिक्वेस्ट पहुंच गई है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ऑब्वियसली एक साथ खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, इसने कुछ ऐसी चीज़ करी कि ये +20 यहाँ पे तो लोकली तो सेव हो गया, मतलब उसके डिवाइस में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई आपका स्कोर जो है +20 हो गया। और इसके बाद ना इसी दौरान यूज़र बी ने कुछ ऐसी गलती करी जिससे इनका स्कोर -20 हो गया, ठीक है। अब इस -20 हो गया तो इसके यूज़र इंटरफेस पे क्या शो हुआ, कि भाई आपका जो एक्चुअल स्कोर है वो 40 से 20 हो गया, ठीक है। अब इस यूज़र ए के केस में जो है टोटल स्कोर जो करंटली दिख रहा है इसको, वो +60 है, और इस यूज़र बी को जो दिख रहा है वो +20 है, ठीक है। अब इन दोनों ने ना एक साथ जो है रिक्वेस्ट भेजी डाटाबेस पे कि भाई आप जो है वीडियो गेम का स्कोर जो है वो 20 कर दो और 60 कर दो, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि दोनों ने एक साथ रिक्वेस्ट भेजी है, तो कुछ ऐसा हुआ कि यूज़र ए की जो रिक्वेस्ट है ना वो कम्प्लीटली डिनाई हो गई, यूज़र ए की रिक्वेस्ट जो है वो कम्प्लीटली डिनाई हो गई, ठीक है। अब जैसे ही कम्प्लीटली डिनाई हो गई तो ये 60 तो लॉस्ट हो गया और 20 सेव हो गया, और एंड में जो ये 20 है फिर वो यूज़र है और यूज़र बी को दोनों को दिखा। अब यूज़र भी तो खुश है कि भाई, मतलब
कि भाई जो मैंने करा वही रिफ्लेक्ट हुआ, यूज़र बी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन यूज़र ए को टेंशन हो गई कि भाई अभी तो मैंने +20 मतलब कुछ अच्छा करा गेम में और मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए, घट कैसे गया, ठीक है। अब इसको इसमें क्या हुआ, इसमें कंकरेंसी इशू हुआ, ठीक है, कि दो जने एक साथ एक चीज़ को अपडेट करना चाह रहे थे और एक का काम हुआ और एक का नहीं हुआ, ठीक है। उस एक का कम्प्लीटली डाटा लॉस हो गया, तो इसको रेस कंडीशन बोलते हैं, समझ गए, इसको रेस कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें डाटाबेस में ये दिक्कत आती है, ठीक है। रेस कंडीशन सॉल्व करने की कोई भी कंकरेंसी इशू सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं है, एक भी किसी भी टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, कोई भी तरीका नहीं है, इसलिए हम टेक्स्ट फाइल नहीं यूज़ करते, ठीक है। ये कंकरेंसी वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तुम सोचोगे चलो यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका प्रोबेबल सॉल्यूशन हो क्या सकता है, कंकरेंसी इशू का प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ तरीके यूज़ करता है, जैसे कि लॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म ये होता है कि जब तक एक एक रिक्वेस्ट कॉल कंप्लीट ना हो जाए, मतलब यूज़र ए ने कुछ भेजा होगा, यूज़र ए की जैसी रिक्वेस्ट तक जब तक फुलफ़िल नहीं हो जाती, तब तक कोई भी दूसरी रिक्वेस्ट को मैं नहीं आने दूंगा, ठीक है, ठीक है। तब तक मैं कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट को नहीं आने दूंगा, समझ रहे हो। तब तक मैं इसको लॉक करके रखूँगा, ठीक है, तब तक मैं इसको लॉक करके रखूँगा, समझ गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद इतना समझ गए कि हम टेक्स्ट फाइल को क्यों नहीं यूज़ करते और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, हमने ये भी समझ गए, ठीक है। इसका सबसे पहले पार्सिंग का मैंने बताया, सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ऐसे एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं जिससे सर्चिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और सेकंड वाली प्रॉब्लम का ये है कि हम एसक्यूएल नो एसक्यूएल डाटाबेस यूज़ करते हैं, उसमें ऑब्वियसली टाइप चेकिंग और ये सब होता ही है, इससे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंकरेंसी का मैंने बता दिया कि अभी लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं डाटाबेसेस, कि जब तक एक रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो जाए तब तक दूसरी को आने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब हम चलो पढ़ते हैं मतलब अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस में क्या होता है, सबसे पहला होता है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ठीक है। अब एसक्यूएल को हम रिलेशनल भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिलेशनल डीबी, ठीक है। अब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि होता क्या है। तो एसक्यूएल डाटाबेस को हम रिलेशनल डाटाबेस भी बोलते हैं। रिलेशनल इसके तुम नाम से ही पता लगा सकते हो कि ऐसा डाटाबेस जो कुछ ना कुछ रिलेशंस होल्ड करता हो, ठीक है, चीज़ों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस होल्ड करता हो, ऐसे डाटाबेस को हम रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। और नो एसक्यूएल डाटाबेस मतलब नॉन रिलेशनल डाटाबेस, मतलब कोई भी दो चीज़ों के बीच में ये रिलेशन नहीं होता या फिर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जो टाइम के साथ डायनेमिक हो, चेंज होएगा, चेंज होता रहे, ठीक है, और हमको कुछ भी प्रॉब्लम उससे नहीं हो आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले एसक्यूएल डाटाबेसेस का देखते हैं। एसक्यूएल डाटाबेसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एसक्यूएल डाटाबेसेस में सबसे पहला प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड स्कीमा, ठीक है, एसक्यूएल डाटाबेस की बता रहा हूँ। अभी प्री डिफाइंड स्कीमा क्या होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा मतलब मेरे को कुछ भी किसी भी यूज़र का कोई भी डाटा स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो अब वो डाटा दिखेगा कैसे, मतलब समझ रहे हो। सबसे पहला तो हम इसमें जितना भी डाटा स्टोर करके रखते हैं वो एज अ टेबल रखते हैं, है ना, ये एज अ टेबल रखते हैं। अब उस टेबल में मैं किस तरह का डाटा स्टोर करके रखूँगा। अब मान लो मैंने ना एक यूज़र की टेबल बनाई, अब उस यूज़र की टेबल में मेरे को ना सिर्फ यूज़र का डाटा स्टोर करके रखना है, ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है यूज़र टेबल। अब ठीक है, चलो इतना समझ लो। अब यूज़र टेबल में मेरे को यूज़र का कौन कौन सा डाटा स्टोर करके रखना है, समझ रहे हो। यूज़र टेबल में मेरे को यूज़र का कौन कौन सा असलियत में डाटा सेव करके रखना है।
तो वो चीज़ डिफाइन करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए हमको उसको कुछ ना कुछ स्कीमा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमको उसको कुछ ना कुछ स्कीमा देना पड़ेगा। अब स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्कीमा का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है, कि वो चीज़ दिखेगी कैसे, समझ रहे हो? वो चीज़ का एक्चुअल में स्ट्रक्चर है क्या, उस चीज़ को हम स्कीमा बोलते हैं। तो ये जो स्कीमा होता है ना, वो प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड मतलब हम इसको खुद से डिफाइन करते हैं। प्री डिफाइन का मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुद से पहले कहीं से डिफाइन होकर आता है, ना ना। प्री डिफाइन का मतलब यहाँ है कि हम मतलब कोई भी रिक्वेस्ट भेजने से पहले वो डाटा हम डिफाइन करके रखते हैं, समझ रहे हो? वो डाटा डिफाइन करके रखते हैं। चलो इतना समझ गए। तो अब हम इससे इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि हम जो डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, जिस टाइप का, कितना बड़ा, कितनी लेंथ का, ठीक है, किस तरह का डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, हमको उस तरह का, उस टाइप का, उतनी लेंथ का ही डाटा मिलता है हमारी यूज़ केस के या फिर हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा, इससे डाटा की कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। और दूसरा है कि लैंग्वेज, हम इस रिलेशनल डाटाबेस में लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, तो तुमको पता चल गया होगा अब तक कि एसक्यूएल। ऑब्वियसली एसक्यूएल एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी मदद से हम इससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और रिलेशनल डाटाबेस का एक और पॉइंट है कि ये जो है डाटा इंटीग्रिटी होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी। अब इस डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इस डाटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आप अगर एज में नंबर स्टोर करना चाहते हो ना, तो उसमें नंबर ही स्टोर होगा, ठीक है। आप एज में नंबर स्टोर करना चाहते हो तो उसमें नंबर ही स्टोर होगा। उसमें कोई टेक्स्ट आके स्टोर नहीं कर सकता, कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता, कोई बूलियन स्टोर नहीं कर सकता, समझ रहे हो? हाँ, तो एक ये चीज़। और टाइम के साथ ना एक्यूरेसी डाटा की बनी रहती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल को आपको ना कोई यूज़र आया, कोई या अटैकर आया, को वो ना आपका गलत तरीके का डाटा आपको दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो वहाँ पे एरर फेंक देगा डाटाबेस लेवल पे, समझ रहे हो? एक तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप सर्विस लेयर पे सर्विस लेयर पे और वैलिडेशन लेयर पे जो है वो डाटा को चेक करो, ठीक है। सर्विस लेयर पे या कंट्रोलर लेयर पे आप डाटा को वैलिडेट करो कि भाई जो डाटा यूज़र ने भेजा है वो सही है भी या नहीं, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। लेकिन ये डाटा बेस लेवल पे भी जाकर रिलेशनल डाटाबेस जो है, डाटाबेस लेवल पर भी ये सारी चेक्स करता है कि जो यूज़र डाटा भेज रहा है वो वही डाटा भी वही उसी तरह का डाटा है जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं, ठीक है। इससे डाटा इंटीग्रिटी बनी रहती है, ठीक है। ठीक है, चलो इतना समझ गए। और अब आती है नॉन रिलेशनल डाटाबेस की बारी, ठीक है। तो नॉन रिलेशनल डाटाबेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जिसका क्या बोलते हैं, ज़्यादा किसी से लेना देना ना हो। मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बता दिया। मतलब ऐसा डाटा है जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपने स्कीमा डिफाइन करा है नहीं करा है, ठीक है, आप किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। वो उसका काम ये है कि भाई आप बस मेरे को डाटा बताओ स्टोर क्या करना है, मैं स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। हाँ, और इसमें इस नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसका एग्जांपल मोंगोडीबी, ठीक है। इसका एग्जांपल मोंगोडीबी जो है वो फाइल और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हमेशा डाटा स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसके फ़ायदे अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे नॉन रिलेशनल डाटाबेस के बेसिस के फ़ायदे हैं स्केलिंग का मतलब ये है कि ये ना हॉरिजॉन्टल स्केल करता है। हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब ये है कि आप ना मल्टीपल सर्वर सब बैठा सकते हो
और आपका जो है फिर भी स्केल होएगा, ठीक है। मतलब मान लो अब ऑब्वियसली कम किसी भी हार्डवेयर की कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम एक ही हार्डवेयर को इनफाइनाइटली बस एक्सटेंड करे जा रहे हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो किसी भी हार्डवेयर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब उसको टैकल करने के लिए काफ़ी ना कॉम्प्लेक्सिटी हमें झेलनी पड़ती है, तो ये ना उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तुम ही देखो ना, यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रिक्ट स्कीमा इसको फॉलो करना ही नहीं है, कुछ रूल्स फॉलो करना ही नहीं है, तो ये कैसे भी डाटा स्टोर करे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये ना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में काम आता है। इसका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है कि जो है हम ना मतलब एक सर्वर के आगे मल्टीपल सर्वर्स बिठा सकते हैं, और फिर उसके उसमें आराम से डाटाबेस स्केल हो जाएगा, ठीक है। मतलब और यहाँ से सर्वर का मतलब मेरा डाटाबेस है, मतलब हम सिंगल डाटाबेस की जगह अब मल्टीपल डाटाबेसेस में स्टोर करके रख सकते हैं। और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करते हैं। और इन दोनों में यही चीज़ है, ठीक है। हाई लेवल इतना याद रखना। अब तुमको और कुछ कुछ ना पॉइंट्स याद कर सॉरी पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है माइग्रेशन। माइग्रेशंस क्या क्या होती हैं? माइग्रेशंस अगर मैं समझाऊँ तो माइग्रेशंस बेसिकली तुम्हारे ना डाटाबेस की हिस्ट्री होती है एक तरीके से, ठीक है। डाटाबेस की हिस्ट्री होती है। तो अभी मान लो मैंने ना एक डाटाबेस डिफ़ाइन करा, ठीक है, जिसमें मैं ना नाम, रोल नंबर, एज, ये सब ना मैं स्टोर करके रख रहा हूँ। मतलब ये बेसिकली टेबल है, ठीक है। ये बेसिकली एक टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टेबल है। तो और ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसके 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 नीचे मैं सारे डाटा स्टोर करके रखूँगा। अब क्या हुआ, अब ना टाइम के साथ ना मेरे को ना कुछ मेरा यूज़ केस बढ़ा, ठीक है। अब तक जो है मैं अपने डाटाबेस में सिर्फ स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और एज ही लिख रहा था। अब मेरे को क्या हुआ, मेरे को ना कुछ इसकी यूज़ केस बढ़ाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए ना मैं इस टेबल का ना थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग मतलब अपनी सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो अब क्या करूँ, या क्या करा मैं ना एक कॉलम इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिसमें मैं स्टूडेंट की ब्रांच, स्टूडेंट का सेमेस्टर, ये सब स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। अब तुम ही देखो, अभी कुछ टाइम के लिए मेरे जो डाटाबेस था वो सिर्फ ये 3 चीज़ें स्टोर करके रख रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में मतलब अभी जो है मैंने चेंजेस करके इस ब्रांच और सेमेस्टर भी कॉलम्स ऐड कर दिए। अब भाई इस चीज़ का हमें कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, कि भाई कब से कब तक आपने क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो उस हिस्ट्री को हम माइग्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। उस हिस्ट्री को हम माइग्रेशंस बोलते हैं। अब इसका वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? और इसको हम करते क्या हैं सबसे पहले? अब इसके लिए ना तुम कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तुम प्रिज्मा कर सकते हो। अगर तुम जब पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के साथ डील करोगे, तो उसमें तुम नोड जेएस एप्लीकेशंस के लिए प्रिज्मा यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको माइग्रेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसकी कुछ कुछ कमांड्स होती हैं कि जिससे आप माइग्रेशंस को बना सकते हो। तो माइग्रेशंस बेसिकली पता है क्या होता है? माइग्रेशंस ना एक इस तरह की फ़ाइल होती है, दिखाता हूँ। माइग्रेशंस बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे ना टाइम स्टैम्प डेट के हिसाब से
एक ना फाइल बनाता है जिसमें तुम्हारी जो है डाटाबेस की ना करंट स्टेट स्टोर होती है, ठीक है। ये बेसिकली देखो जैसे कि ये है, ठीक है। ये जो फाइल है, ये फाइल ये फाइल जनरेट कर देगा जब भी तुम कुछ भी माइग्रेट करोगे, जो माइग्रेट कमांड चलाओगे तो ये ना एक फाइल जनरेट करता है जिसमें ये डाटाबेस की ना सारी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री सेव होती है, ठीक है, मतलब चेंजेस, ठीक है, सारे चेंजेस सेव होते हैं इसमें। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब मान लो तुमको ना तुमने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि वो अब किसी और मतलब कोई तुमने कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। अब उस ओपन सोर्स एप्लीकेशन में तुम किसी और को देना चाहते हो, तो ताकि वो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने यूज़ केस में डाल सके, ठीक है। ठीक है, चलो तो उसने जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट उठाया तो उसमें अब तुम्हारा जैसे ही ये एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेसिस हुआ, तुम इतना भी ध्यान रखना कि ये जो माइग्रेशंस होते हैं ये हमेशा एक एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस में ही होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस में ही होते हैं, नो एसक्यूएल डाटाबेस में नहीं होते। तो इस जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, एक तरह का एसक्यूएल डाटाबेस होता है, ठीक है। तो ठीक है, चलो तो अब वो यूज़र चाहता है ना कि जो जिसने भी तुम्हारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दिया कि भाई मैं इसको इसका डाटा मतलब इसका प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहता हूँ। अब वो ऐसा तो कर नहीं सकता कि भाई वो हिस्ट्री में जाए, मतलब ऐसा तो कर नहीं सकता कि ऐसा तो कर नहीं सकता कि आपने क्या टाइम के साथ कैसे कैसे चेंजेस करें उसको, एक ये चीज़ बताने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब वो तरीका जब है ही नहीं किसी किसी के पास, तो उस केस में हम ये माइग्रेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम ये माइग्रेशंस यूज़ करते हैं, ये हमको एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करती है जिससे एज इट इज़ जो करंट स्टेट है किसी भी एप्लीकेशन के डाटाबेस की, वो वो सेटअप करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि तुम्हारे पुराने कोड बेस में ये 3 कॉलम्स हो, ठीक है बस। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी और यूज़ केसेस बढ़ते गए, तुमने 2 कॉलम्स और ऐड कर दिए। और जैसे ही तुमने ये 2 कॉलम्स और ऐड करे तो उसके लिए उसमें एक हिस्ट्री बन गई, ठीक है। और हिस्ट्री जो है वो जाके डाटाबेस में सेव हुए, समझ रहे हो? तो वो डाटाबेस में जाके हिस्ट्री सेव हुए तो उस उसको परसिस्ट करने का तरीका या फिर उसकी एक हिस्ट्री करने का तरीका ये माइग्रेशन फाइल है, ठीक है। तुम कुछ नहीं करते हो, तुम बस एक माइग्रेट डेफ करके कमांड चलाते हो, ठीक है, माइग्रेट करने के लिए। और उससे तुम्हारा करंट स्टेट जो है डाटाबेस का और पुराना स्टेट जो है वो दोनों कंपैरिजन होते हैं और वो एक एसक्यूएल की फाइल बन जाती है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। ये सब तुम्हारा काम आसान करने के लिए है एक तरह से, क्योंकि तुम ही देखो ये तुम्हारा सिर्फ एक तुम्हारे चेंजेस के बाद, मतलब तुमने इतने चेंजेस करे, उस चेंजेस के बाद एक कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि जो तुम्हारी हिस्ट्री है वो कहीं सेव हो जाए, समझ रहे हो? तो माइग्रेट करना एक आसान तरीका है तुम्हारे चेंजेस को सेव करने का। और तुमको पता है क्या करना पड़ता है? तुमको मैनुअली जाकर सारे डाटाबेस की चेंजेस वन बाय वन देखने पड़ते हैं, और उस चेंजेस को देखने के बाद तुम्हें एक एज अ एसक्यूएल क्वेरी लिखने पड़ते हैं, और या फिर तुम्हें अपने प्री एग्जिस्टिंग डाटाबेस में डाटाबेस के कोड में एसक्यूएल के कोड में उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक टास्क है, समझ रहे हो? माइग्रेशन इस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, चलो। और इसमें काफ़ी सारी अलग अलग कमांड्स भी होती हैं, जैसे कि माइग्रेट अप एंड डाउन। इसमें कुछ नहीं करते हम कि जैसे कि माइग्रेट अप क्या करता है, कोई भी चेंज होता है वो उसको अप्लाई कर देता है, ठीक है। कोई भी मान लो तुमने डाटाबेस के मॉडल में चेंज करा, उसको अप्लाई कर देता है।
और उसके बाद कुछ मान लो तुमको वही अंडू करना है तो माइग्रेट डाउन कर लेना है, बस सिंपल। ठीक है, ये एक तरह से ना सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि तुम टाइम के साथ जैसे जैसे तुमने डाटाबेस में चेंजेस करे हैं वो परसिस्ट करे, और तुम्हारा जो डाटाबेस है वो सही तरीके से एक डाटा इंटीग्रिटी बनाए रखे। ठीक है, और अब काफ़ी सारी एसक्यूएल के टाइप्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि और ये स्पेसिफिक टू पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी बताऊं, एक तो होता है टेक्स्ट और एक होता है वेर कैर। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये एक तरीके का डाटा टाइप होता है। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बेसिकली इसमें क्या होता है, ये ना कुछ किसी भी लेंथ का टेक्स्ट अपने अंदर स्टोर करके रखता है मतलब। और वेर कैर होता है, वेर कैर में हमें नंबर देना पड़ता है। ठीक है, कि एक्चुअल में जो नंबर है किसी भी वैल्यू का, मतलब किसी भी वेरिएबल का, वो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तुम मैक्सिमम लेंथ डालते हो हमेशा। ठीक है, इस नंबर की जगह। तो अब इसके ना अलग अलग यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो लेकिन अगर तुमको मैं बताऊं तो तुम्हें मैक्सिमम टाइम ना टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। इससे ना तुम एक गेस वर्क नहीं करते कि तुम्हारी लेंथ क्या होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ एकदम स्ट्रिक्ट करना है कि भाई जो लेंथ है वो तो भाई 4 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई डाटा, कोई पासवर्ड है, कोई पिन है, तो भाई 4 वर्ड की ही होनी चाहिए। 4 वर्ड से अगर तुम करोगे तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो उस केस में तुम वेयर कैन यूज़ कर सकते हो, एक मतलब उसकी लेंथ डिफाइन करके। ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो वेयर कैर की जितना ही परफॉर्मेंट भी है, क्योंकि अगर कभी कभी लगता है ना कि इसमें तो हम हर चीज़ एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके भेज रहे हैं तो ये चीज़ फास्ट होती है, नहीं, मतलब इक्वली एक लेवल पे आके इक्वली परफॉर्मेंट है, बस इनके यूज़ केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम टेक्स्ट यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और नंबर, अब नंबर हो गया या फिर वीक इंट हो गया। ठीक है, तो नंबर बेसिकली होता है कि बहुत ही मतलब कोई भी ऑब्वियसली नंबर। अब बिग इंट हो गया मतलब कोई भी बहुत बड़ा नंबर, इसकी कुछ लिमिट होती है किसी लैक्स में। ठीक है, वो उसके पार अगर तुम स्टोर करोगे तो वो बिग इंट में करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद होती है तुम्हें डेसिमल। अब डेसिमल में ना तुम अपने यूज़ केस के हिसाब से तुम उसकी प्रिसीजन और स्केल डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि बताता हूँ, प्रिसीजन स्केल। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आपको अ, मतलब नंबर है। ठीक है, जो भी आपका नंबर है तो उस नंबर में सबसे पहले डेसिमल कितने आएंगे, वो डेसिमल जो है ना वो ये स्केल डिफाइन करता है। ठीक है, और उस नंबर में जो भी आपने नंबर लिखा उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे वो प्रिसीजन डिफाइन करता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो नोट्स के हिसाब से भी अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8.90, ये किसका एग्जांपल हो सकता है बताओ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया तो इसका ये डेसिमल 10,2 इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 डिजिट तक इन्होंने डेसिमल को स्टोर करके रखा है। ठीक है, अब ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, इसकी एप्लीकेशन ना बैंकिंग एप्लीकेशंस में ज़्यादा होती है। क्योंकि तुम ही देखो बैंकिंग एप्लीकेशंस की जब तुम एक्चुअल अंडर द हुड चीज़ें काम कैसे करते हो जब तुम वो पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि जो बैंकिंग की एप्लीकेशन है वो जो अमाउंट है ना वो कभी भी तुम्हारा एज अ नंबर स्टोर करके नहीं रखती, मतलब ऑब्वियसली वो हमेशा मतलब किसी ना किसी रेंज ऑफ उसमें करती हैं, क्या बोलते हैं,
मतलब डेसिमल के बाद, मतलब 5 या 6 डिजिट तक वो स्टोर करके रखती है। मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है उसमें, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो मेरे मेरे अकाउंट में भी 100 रुपये है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं करेगी 100 बस, या 100 या 100.00, नहीं। उसकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होती है, 100.0012 ऐसे, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डेसिमल होते हैं हमेशा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें इसमें तुम्हें जो पता रहना चाहिए ज़रूर ही, तो एक चीज़ और है, सीरियल, ठीक है। सीरियल क्या होता है? सीरियल बेसिकली ऐसा तरीके का टाइप है, जैसे जैसे तुम्हारी नई एंट्रीज आती रहेगी, ये +1 +1 करता रहेगा, जैसे सीरियल नंबर की तरह, ठीक है। और इसका एक और होता है बिग सीरियल, बड़ा भाई की, मतलब इसमें ऑब्वियसली थोड़े बड़े नंबर स्टोर हो सकते हैं एक लिमिट के बाद। जैसे कि ऑब्वियसली सीरियल और नंबर की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, वो एक लिमिट के बाद भी स्टोर करके रखता है। उसके बाद डेट एंड टाइम, तो एक टाइप होता है टाइम स्टैम्प, और एक होता है टाइम स्टैम्प TZ, ठीक है। अब टाइम स्टैम्प जो है ये एक ऐसे तरीके का डाटा टाइप है जो तुम्हारा जो है टाइम स्टैम्प स्टोर करके रखता है। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है? जैसे कि अभी 10:30 कुछ सेकंड्स, ठीक है। ये ऐसे स्टोर करके, और जब हम उसके आगे TZ लगा देते हैं, अब हम जब इसके आगे TZ लगा देते हैं, तो ये बेसिकली टाइम स्टैम्प के साथ टाइम जोन भी स्टोर करके रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में हो अब, ठीक है, एक ही रीजन में हो। अब हर रीजन के साथ टाइम जोन अलग होता है, तो तुमको हो सकता है कि डाटाबेस में टाइम जोन भी स्टोर करके रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और एक कीवर्ड होता है UUID। ये UUID जो है तुम काफ़ी जगह और काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे जब तुम कोई एप्लीकेशन बनाओगे, क्योंकि ये UUID जो है ये एक ऐसे मतलब 16 कैरेक्टर्स के आसपास का तुम्हें ना कुछ नंबर, कुछ कीवर्ड स्ट्रिंग बना के दे देगा। जब भी तुम ये UUID कॉल करोगे तो तुमको ना एक ये बड़ी सी स्ट्रिंग बना के दे देगा, जो तुम एज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो। एज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हो, तो इसको तुम फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे बहुत। और एक तरीके के और होता है जेसॉन भी। जैसे कि अब तक हम क्या करते थे, अब तक ना हम एज अ जेसॉन डाटा यूज़ करते थे। अब तक हम एज अ जेसॉन डाटा यूज़ करते थे, डाटा जो है जेसॉन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमको ना थोड़ी टाइम के साथ ना नीड नीड हुई कि यार हम डाटा तो जेसॉन में स्टोर करके रखना चाहते हैं, पर ना हम इसको फास्ट भी चाहते हैं। तो इसका कोई उपाय, तो हमने एक सोल्यूशन निकाला जो जेसॉन बाइनरी। ये जो लास्ट में बी है, ये इट स्टैंड्स फॉर बाइनरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी है तो सेम तरीके का ही स्ट्रक्चर, लेकिन ना अब ये जो डाटा है वो इंस्टेड ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड बाय जेसॉन, वो बाइनरी के उसमें स्टोर होता है, समझ रहे हो। इसकी अंडर द हुड वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया बस, ठीक है, हल्का सा इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई। तो इसका ओवरऑल फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्वेरी है वो ना परफॉर्मेंट हो जाती है, मतलब स्पीड अप हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है, समझ रहे हो। और इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता रहने चाहिए। इसकी अभी मैं समझाऊँ प्राइमरी की। अब तुम बोलोगे प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसी तरह की की जिसकी मदद से आप किसी भी डाटाबेस में किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कहाँ पे और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि एक ये ना स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, एक ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक ना हम, एक मिनट, अब तक हम, हाँ ये देखो, नेम, रोल नंबर, एज, ब्रांच, सेमेस्टर, ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब रोल नंबर तो हर स्टूडेंट का अलग होता है भाई,
रोल नंबर तो हम हर स्टूडेंट का अलग होता है। तो अब हम किसी बंदे को मतलब किसी स्टूडेंट को रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। तो ये ना एक तरीके की प्राइमरी की बन गई, समझ रहे हो? ये प्राइमरी की हम रोल नंबर को बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ऐसा पीस ऑफ डाटा जिसकी मदद से हम किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, किसी भी एंटिटी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं किसी भी डाटाबेस के अंदर। समझ गए प्राइमरी की क्या होती है? अब प्राइमरी की जो है, हम जब भी कोई डाटाबेस डिफाइन करते हैं ना, तो हम ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। जिससे क्या होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, कि भाई आपका काम है कि आप हो गए यूनिक। ठीक है, यूनिक और प्लस नॉट नल। ठीक है, अब नॉट नल का मतलब क्या है? कि भाई आप कभी नल हो ही नहीं सकते। आप कभी नल हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ही सोचो कि तुमने कोई ऐसी एंट्री डिफाइन कर दी है डाटाबेस में जो एग्जिस्ट तो कर रही है, पर उसकी कोई प्राइमरी की है ही नहीं। जब इसका मतलब यह है कि जब तुम उसको ढूंढना चाहो तो तुम उसको ढूंढ ही नहीं सकते। तो वो फिर डाटाबेस में स्टोर करने का फ़ायदा ही क्या है? तो इसलिए जब भी हम प्राइमरी की कोई डिफाइन करते हैं ना, उसको यूनिक तो करते ही करते हैं, और साथ में उसको नॉट नल भी करते हैं। ठीक है, एज ए डाटा टाइप। ठीक है, एज ए मतलब डिफाइन करते टाइम एज ए उसकी डाटा टाइप में हम यूनिक प्लस नॉट नल डालते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? अब और एक चीज़ होती है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो देखो, हम ना जब आगे पढ़ेंगे या फिर जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको ना ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि हम ना कभी भी एक ही टेबल में सारा डाटा स्टोर करके नहीं रखते। हमें मल्टीपल टेबल्स में ना डाटा स्टोर करके रखना पड़ता है। तो एक टेबल दूसरे टेबल से अच्छी तरह डाटा इंटीग्रिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, और मतलब हर चीज़ सिंक में रहे। ठीक है, और हर चीज़ को एक्सेस करने का एक प्रॉपर तरीका हो। तो उसके लिए हम ना रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक डाटाबेस में की एक एंट्री जो एक्चुअल में मालिक है, मतलब जो भी यूज़र है, उस पर्टिकुलर यूज़र का डाटा किसी दूसरे टेबल मतलब उस पर्टिकुलर यूज़र का डाटा किसी दूसरे टेबल में स्टोर्ड है, और वो उसका मालिक है। ठीक है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप फॉरेन की से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है ये सब तुम आगे पढ़ोगे कि एक डाटाबेस में हम रेफरेंस डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस तुम इतना समझ लो, बस एक रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर डाटा है वो इस यूज़र का है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डाटा है वो पर्टिकुलर यूज़र का है। ठीक है, ये रेफरेंसेस रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब और भी चीज़ें हैं आगे जो तो आपको पता रहनी चाहिए। ये सारी टर्म्स हैं, ये जब आप किसी भी डाटाबेस को पढ़ोगे तो ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक है ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन ऑन डिलीट स्ट्रिक्ट, और ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ ये ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट और ऑन डिलीट सेटनल होता क्या है सबसे? ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है जिसमें मैंने ये सब डाटा स्टोर करके रखा है, और मेरे पास ना एक अलग से टेबल है बुक्स करके। एक अलग से टेबल है बुक्स करके, जिसमें ना मेरे पास इसके अंदर एक कॉलम है रोल नंबर करके। ठीक है, जो मैं इस टेबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉरेन की मदद से। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, हर एक रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को कुछ बुक्स जो है अलॉट करनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी ने इशू करवाई तो। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें
मैं स्टोर करके रख ली, चलो ठीक है। अब मान लो मैं ना इन फ्यूचर चाहता हूँ कि भाई अब जो ये यूज़र जो है इसने मतलब ये पास आउट हो चुका है, तो मैं ना अब चाहता हूँ कि डाटाबेस से ना इसकी जो एंट्री है वो डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब मान लो ऐसी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिर्फ एक एक बुक्स का, ठीक है। अब मान लो ऐसी 10 टेबल्स है, अलग अलग 10 टेबल्स हैं। अब सब में इस रोल नंबर फॉरेन की मदद से इन सबके रोल मतलब इसके इस स्पेसिफिक स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे अलग अलग चीज़ें डाटा डिफाइंड है, ठीक है। अब वो सब डिलीट करना है, ठीक है। तो अब मैं वो डिलीट कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कुछ तरीका, क्योंकि ऑब्वियसली हमको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बना के रखनी है। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ कोई भी एक पेरेंट टेबल है, मान लो एक पर्टिकुलर टेबल है जो मालिक है किसी भी स्पेसिफिक डाटा का, उसको जो हम डिलीट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन डिलीट कैस्केड समझते हैं। ऑन डिलीट कैस्केड ये पता है क्या बोलते हैं? ऑन डिलीट कैस्केड ये बोलता है कि भाई जैसे ही मैं ये डाटा डिलीट करूँ, मतलब जैसे ही मैं इस स्टूडेंट की डिटेल्स डिलीट करूँ इस मतलब इस फर्स्ट टेबल से, इस वाली टेबल से, तो मैं चाहता हूँ बाकी इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना बाकी टेबल्स में, 10 टेबल्स में, बुक्स टेबल्स में, वो सारा डाटा डिलीट हो जाए अपने आप, ठीक है। तो मैं उस केस में ऑन डिलीट कैस्केड करता हूँ यूज़, ठीक है, रेफरेंस डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ऐसे नहीं करना। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को करना है अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ऐसे नहीं करना। अब मेरे को करना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना इस तरह से अपना डाटाबेस इम्प्लीमेंट करना है कि मान लो अगर ये जो बुक्स की वैल्यू है, ये बुक्स में जितनी भी मतलब बुक्स में इस पर्टिकुलर रोल नंबर की करस्पॉन्डिंग जितनी भी बुक्स हैं वो नल नहीं है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कोई ना कोई अभी भी बुक वापस नहीं की है। तो अगर उस केस में मैं जाऊँ, उस केस में मैं ये उसकी एंट्री डिलीट करने जाऊँ उस प्राइमरी टेबल से, तो वो डिलीट नहीं होगी। वो ना फिर मेरे को ना क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देना उसको डिलीट करने से, ठीक है। तो उस केस में ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट यूज़ होता है, समझ गए। और मान लो अगर ऑन डिलीट सेटनल, और इसका मतलब ये है कि जब मैं डिलीट करूँ किसी भी चीज़ को, मान लो ऑन डिलीट सेटनल की मदद से तुमने कोई भी डाटाबेस रेफरेंस डिफाइन करा, तो ऑन डिलीट इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही मैं वो चीज़ डिलीट करूँगा, तो वो डिलीट करने के बाद उसकी वो जितनी भी दूसरी जगह वैल्यूज़ थी वो सब अपने आप में नल सेट हो जाएंगी, समझ लो, अपने आप में नल सेट हो जाएंगी, ठीक है। इनका ये यूज़ होता है, मतलब इनका बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो यूज़ केसेस के हिसाब से चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये तीनों समझ गए। अब कुछ और टर्म्स हैं जो तुम्हें पता रहनी चाहिए, जैसे कि पहला है सीडिंग। सीडिंग क्या होता है? अभी तुम किसी नए स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, ठीक है। उस स्टार्टअप में अपना तुम फेक डाटा या फेक डाटा तुम्हें डालना है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, तो उसको सीडिंग बोलते हैं, बस इट्स दैट सिंपल, ठीक है। और अब एक चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, ठीक है। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। अब पैरामीटराइज्ड क्वेरीज क्या होती है? पैरामीटराइज्ड क्वेरीज पता है, ऐसी क्वेरीज होती हैं जो हमको ना एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करने में मदद करती है, ठीक है। प्रिवेंट्स एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? पैरामीटराइज्ड इसका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो
तो अब देखो, अब ना ये चीज़ वैसे तुम तब से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब तुम्हें थोड़ा सा एसक्यूएल का आइडिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे पता है क्या करते हैं अभी। हम्म, हाँ, तो देखो हमारे पास ना दो तरह की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ क्या हैं, मतलब दो तरीके के मतलब कोई भी। अब सबसे पहले देखो, तुम किसी भी यूज़र से कुछ भी इनपुट लोगे, ठीक है। किसी भी यूज़र से कुछ भी इनपुट लोगे, और वो जब तुम इनपुट लेते हो ना, वो इनपुट तुम डाटाबेस की क्वेरी में एज इट इज़ डाल देते हो, ठीक है। जब तुम एज इट इज़ डाल देते हो तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस यूज़र इनपुट, ठीक है। यहाँ इससे मतलब इससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर यूज़र का डाटा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी ईमेल आईडी कुछ किसी एक पर्टिकुलर यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग थी। अब मान लो ये जो यूज़र इनपुट यूज़र ने दिया ना, इसकी जगह इसने कोई एसक्यूएल क्वेरी दे दी, कोई एसक्यूएल क्वेरी लिख दी यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ मैंने पास कर दिया। तो अब मेरे पता है क्या हुआ, अब अगर मान लो इसने यहाँ पे कर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया, ड्रॉप टेबल स्टार, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिख दिया, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि सारी जितनी भी टेबल्स हैं वो सब उड़ा दो, ड्रॉप कर दो, और वो क्वेरी मैंने डाटाबेस पे जाके रन कर दी, तो उससे मेरा पूरा डाटाबेस डाउन चला जाएगा और पूरा डाटाबेस उड़ जाएगा एक झटके में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लेस होल्डर्स का यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर्स मतलब हम ये जो यूज़र इनपुट है, इस यूज़र इनपुट को पास करने की जगह हम प्लेस होल्डर्स का यूज़ करते हैं, मतलब $1, ठीक है, $1 यहाँ पे, $1, $2, ठीक है। और फिर हम आगे ना वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी, एक ऐसे कीवर्ड की मदद से उसको उसमें एरे ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है। अब उस एरे में तुम जैसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे ईमेल है, $1 है, तो मैं जाके उस एरे में एक एंट्री दे दूँगा इस यूज़र इनपुट की, और ये उसको ना फिर इस उठा लेगा यहाँ से $1 की मदद से, ठीक है, उसको मैच करके, ठीक है। अब यहाँ पे करेगा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाऊँगी। वैल्यू, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे ये हुआ कि भाई देखो, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि भाई देखो, बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल का इंजन जो है वो इस तरह डिफाइंड है कि भाई वो जब तुम ऐसी क्वेरी लिखते हो, मतलब ऐसी क्वेरी लिखते हो, तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेती है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग ही लेती है, समझ गए, एज अ स्ट्रिंग ही लेती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वो ऐसे समझती है कि आपने जितना भी यूज़र, जितना भी जो भी लिखा है, मतलब जो भी आपने कमांड दी है वो सही है। सबसे पहली बात, वो कोई भी चेक नहीं करती कि भाई ये कहीं एसक्यूएल क्वेरी के अलावा कुछ और इनपुट है या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। वो ये सब चीज़ें चेक नहीं करती, वो डायरेक्टली जाती है, वो सोचती है कि भाई ये एसक्यूएल क्वेरी ही है, और उसको एज इट इज़ डाटाबेस में जाके रन कर देती है, ठीक है। और इसमें फिर इसका एक ये नुकसान है कि अब यहाँ पे जैसे कि तुम ही समझो ना कि यूज़र इनपुट की जगह उसने किसी ने एसक्यूएल क्वेरी दे दी, और तुमने यहाँ पे उसको रन कर दिया, तो भाई फिर तो तुम्हारा डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको इस तरह से डिफाइन करें, मतलब जो एसक्यूएल की क्वेरी है इस तरह से लिखें, इस तरह से क्या लिखें, मतलब जो भी हमको कंडीशन है, कंडीशन में जो भी चेक करना है, जो भी हम एसक्यूएल की क्वेरी में
यूज़र इनपुट पास करना चाहते हैं, वो यूज़र इनपुट जो है वो एज इट इज़ पास करने की जगह, मतलब यहाँ पे हमने एज इट इज़ पास कर देंगे ना, वो एज इट इज़ पास करने की जगह ना हम उसको प्लेस होल्डर के थ्रू डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इससे ये होता है कि ये ना पहले इस वैल्यू की इसमें जाती है और हर वैल्यू में जाके ये उसको एज अ स्ट्रिंग उठाती है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग उठाती है, समझ रहे हो, एज अ स्ट्रिंग उठाती है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने ड्रॉप टेबल कमांड लिखी हो, ड्रॉप टेबल कमांड लिखी हो, या फिर उसने कोई भी क्या बोलते हैं जीमेल लिखा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उस इस एरे में जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो उन सब को एज अ स्ट्रिंग ही उठाएगी, और एज अ स्ट्रिंग जब पास होगी तो फिर डाटाबेस में जाके वो पता है क्या होगा, डाटाबेस में वो ड्रॉप टेबल कमांड एज अ स्ट्रिंग सेव होगी इंस्टेड ऑफ अ एसक्यूएल क्वेरी, समझ रहे हो। तो इसको हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हम एक्चुअल यूज़र इनपुट को अलग करते हैं, ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी से, ठीक है। हम एक्चुअल यूज़र इनपुट को एसक्यूएल की क्वेरी से अलग करते हैं, जिससे हम एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन सबको तुम टैकल करने के लिए ओ आर एम्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब लास्ट दो चीज़ें जो तुम्हें पॉइंट्स पता रहने चाहिए, सबसे पहला है इंडेक्स। अब तुम बोलोगे इंडेक्स और ट्रिगर्स, इंडेक्स और ट्रिगर्स होता क्या है, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली तुम ही देखो, जैसे तुम अपना कोई भी रजिस्टर है या फिर कोई भी तुम्हारी किताब है, कोई भी बुक है, अब उस बुक में तुम्हारा इंडेक्सेस होते हैं ऑब्वियसली। अब उस इंडेक्सेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन सा डाटा कौन से पेज पे है अवेलेबल, है ना, कौन सा डाटा कौन से पेज पर अवेलेबल है, इंडेक्सेस पे वही यही सब कुछ स्टोर होता है। और उससे तुम क्या करते हो, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि तुम कुछ भी डाटा ढूंढना चाहो तो तुम एक पेज पर जाओ और डायरेक्टली उस पेज पर जंप करके वो डाटा तुम ढूंढ पाओ। अब अगर मान लो इंडेक्सेस नहीं होते, इंडेक्सेस अगर नहीं होते, तुमको फिर तुम वन बाय वन तुमको पेज पलटते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, और फिर तुम तब जाके तुमको वो तुम्हारी पर्टिकुलर पेज या इन्फॉर्मेशन वो मिलती है, तब तुम जाके उसको एक्सेस कर पाते हो। ये कितना हेक्टिक हेक्टिक टास्क है, समझ रहे हो। और बार बार ये चीज़ करना एकदम अपने आप में हेडेक है। तो उस केस की वजह से, मतलब उस रीज़न की वजह से इंडेक्सेस आए, और ये इंडेक्सेस के फंडामेंटल कंसेप्ट को हम डाटाबेस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस में जितने भी रिसोर्सेज और या फिर डाटा हम स्टोर करके रखते हैं, उसमें हम इंडेक्सेस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस को यूज़ करने के बाद तुम्हारी जो क्वेरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, बहुत फास्ट हो जाती है। आई मीन 10x फास्ट हो सकती है अगर सही से इम्प्लीमेंट की जाए। 10x फास्ट तक तुम्हारी क्वेरी हो सकती है अगर तुमने इंडेक्सेस सही से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और ये इंडेक्सेस होते हैं। और अब एक चीज़ होती है ट्रिगर्स, ठीक है। अब ट्रिगर्स को तुम ऐसे समझ सकते हो, हम्म, कि तुमको मान लो ना कि कोई भी एक काम है जो तुमको ना किसी स्पेसिफिक इवेंट के अकरेंस के बाद परफॉर्म करना ही करना है, समझ रहे हो, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के बाद परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जब भी तुमने कोई एक मिनट, जब भी कोई मान लो, हाँ, ट्रिगर्स, जब भी कोई तुम्हारे डाटाबेस में एरर आया, मान लो
ठीक है, तुमने ना एक ऐसा ट्रिगर डिफाइन कर रखा है, ऐसा ट्रिगर डिफाइन कर रखा है जो तुम्हें ना जो तुमको तुम्हारे जितने भी एरर्स हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ट्रिगर्स बेसिकली तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी तुम्हारे डाटाबेस में कोई एरर अकर होता है, ठीक है, तो वो एरर जो है वो तुम्हारे किसी स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू होकर गुजरता है और तुम्हें किसी थर्ड पार्टी सर्विस ऐप में जाके या तुमको मेल आ जाता है या फिर तुमको टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कि भाई आपके डाटाबेस में सर्वर पे ये एरर आया है। ठीक है, ट्रिगर्स को तुम ऐसे समझ सकते हो कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एक स्पेसिफिक इवेंट अकर हो तो वो स्पेसिफिक ट्रिगर वो स्पेसिफिक ट्रिगर लॉन्च हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो भी उस ट्रिगर में तुमने डिफाइन कर रखा हो वो काम होने लगे। ठीक है, जैसे इन ट्रिगर्स में बेसिकली तुम नोटिफिकेशन या फिर किसी की स्टेट चेंजेस या फिर किसी का लॉगिंग, ये सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से। और बाकी एक बार नोट्स भी रीड करना है, इसमें और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, इस डाटाबेसिस की क्लास में तुमको इतना मतलब हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि तुमको क्या क्या जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि तुमको जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जब भी कोई भी डाटाबेसिस पढ़ोगे तुम, तो वो डाटाबेस पढ़ते टाइम तुमको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद तुम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट अभी नहीं कर सकते लेकिन तुमको पढ़ने में आगे काफ़ी हेल्प होगी। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं लगभग लगभग। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही।